जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास का लाभ उठा रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य, और इसी के क्रम में आर्द्रता से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट हम अगली वीडियो में लाते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य को। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्द्रता क्या है, आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है और आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्द्रता क्या है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। यानी आपके वायुमंडल में जो भी जल वाष्प है उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं, उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये वायुमंडल में विभिन्न प्रकार से पहुंचता, अलग अलग तरीकों से, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन के माध्यम से वायुमंडल में ये पहुंचता है। अब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो अगर औसत रूप से देखा जाए तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 2% तक पाई जाती है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 0 से 4% तक, अगर औसत रूप से देखें तो वायुमंडल में 2% जल वाष्प उपस्थित होता है। लेकिन जहाँ पर जलीय भाग एकदम है ही नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर हो सकता है कोई समय ऐसा है कि जल वाष्प एकदम ना हो तो 0%, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल वाष्प की मात्रा 4%। तो वायुमंडल में जल वाष्प 0 से 4% के बीच में वैरी करता है। अगर हम ऊंचाई के आधार पर देखें तो वायुमंडल में 50% जल वाष्प 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 2000 मीटर की ऊंचाई तक 50% जल वाष्प पाया जाता है, बाकी 50% उसके ऊपर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, अब आप सोचिए, यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। ठीक, इसके बाद अब जल वाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही अगर आर्द्रता कहते हैं तो जल वाष्प का स्रोत क्या है, पहले ही बताया हूं मैं आपको। एक तो वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जलीय भाग से जो जल वाष्प निकलता है उसे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के माध्यम से, जलीय भाग से जल वाष्प जो आता है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पोत्सर्जन यानी पौधों के माध्यम से, मृदा के द्वारा जो वाष्पीकरण जल वाष्प वायुमंडल में जाता है तो उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधे से जल वाष्प निकल रहा है, मृदा से जल वाष्प निकल रहा है, तब हम वर्ड यूज करेंगे वाष्पोत्सर्जन, इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक, वाष्पीकरण की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि जल वाष्प किससे आएगा, वाष्पीकरण से आएगा, और वाष्पीकरण की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, पवन गति पर। कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है और इधर से पवन आ रही है। अब ये पवन यहाँ के वाष्प को यहाँ से हटाकर कहीं और लेके चली जाएगी, तो यहाँ जल वाष्प की मात्रा बढ़ नहीं पाएगी। लगातार पवन गति कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से जल वाष्प कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पवन चल ही नहीं रहा है, मौसम एकदम शांत है, तो वाष्पीकरण होगा और यहाँ जल वाष्प इकट्ठा होता जाएगा तो आर्द्रता बढ़ती चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, पवन गति। तापमान, अगर तापमान अधिक होगा तो तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा, अगर तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। तीसरी बात, शुष्कता। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई वायु है, इसमें 80% पहले से ही जलवाष्प है, 80% पहले से ही जलवाष्प है, तो इसके पास केवल 20% और जलवाष्प रखने की क्षमता है, केवल 20%। ठीक, तो यानी जो वाष्पीकरण होगा 20% के बाद वो वाष्पीकरण नहीं होगा, क्योंकि वो वायुमंडल एब्जॉर्ब नहीं करेगा और संघनित हो जाएगा, बादल बनेगा, वर्षा होगी। लेकिन अगर ये जो वायु का भाग है, जिसको मैंने कहा कि 80% जलवाष्प है, यहाँ पर अगर ये जलवाष्प शुष्क, यहाँ पर जलवाष्प हो ही ना, ये वायु शुष्क हो, तो किसी भाग में वाष्पीकरण अधिक होगा, क्योंकि ये जो वायुमंडल है वो उस वाष्प को होल्ड करने की क्षमता रखेगा। तो अगर शुष्कता अधिक होती है वायु में तो वाष्पीकरण अधिक होता है, और अगर शुष्कता नहीं
होती है या कम होती है तो वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती है। तो वाष्पीकरण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? पवन गति, तापमान और शुष्कता पर। अब बात आती है आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर और सीलिंग साइक्रोमीटर, ये दो नाम याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर और सीलिंग साइक्रोमीटर, ये आर्द्रता मापने के यंत्र हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। बात आती है आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले जल और स्थल के वितरण की बात करें। सिंपल सी बात है, अगर कोई जलीय भाग है और कोई स्थलीय भाग है तो जलीय भाग से वाष्पीकरण अधिक होगा और उस भाग के वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि स्थलीय भाग से जहाँ पर जल की मात्रा कम है, मृदा से वाष्पीकरण, पौधों से वाष्पीकरण होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन होगा, जिसके कारण यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाएगी। तो जल और स्थल का वितरण इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जल वाष्प कहाँ अधिक मिलेगा, वायुमंडल में आर्द्रता कहाँ अधिक मिलेगी, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में जल वाष्प या आर्द्रता कहाँ अधिक होगी। आपतन कोण यानी सूर्य से आने वाली किरणों का एंगल। अब आप सोचिए, सूर्य से पृथ्वी की सतह पर किरणें आ रही हैं, एक किरण आ रही है एकदम सीधी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और पृथ्वी आपका की कर्व है, इस यहां से सूरज की किरणें चल रही हैं, यहां पड़ रही हैं, इस समय सूरज की किरणें यहाँ इस भाग पर तिरछी पड़ रही हैं। अब आप सोचिए, यहां से 2 कैलोरी एनर्जी आ रही है, 2 कैलोरी एनर्जी इस 1 सेंटीमीटर एरिया वाले भाग पर 2 कैलोरी एनर्जी पड़ रही है, और वही एनर्जी इतने बड़े भाग पर, ये कम से कम 3 सेंटीमीटर का क्षेत्र हो गया, 3 सेंटीमीटर का क्षेत्र, और यही 2 कैलोरी एनर्जी 3 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पड़ रही है, यानी यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा कम मिल हो जा रही है, क्योंकि एरिया बड़ा हो जा रहा है। ऊर्जा तो वही आ रही है 2 कैलोरी, लेकिन एरिया बड़ा हो रहा है। यहाँ 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एरिया है और यहाँ 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एरिया है। इसलिए अगर आपतन कोण कम है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ेंगी तो ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी, और ऊर्जा की मात्रा कम होगी यानी तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण कम होगा। सिंपल सी बात है। तो आपतन कोण डिपेंड करेगा, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा यही देगा। वन आच्छादन, जिस भाग में वन की मात्रा अधिक होगी यानी वनीकरण अधिक होगा, सघनता अधिक होगी, तो पौधों से वाष्पोत्सर्जन होगा और उस क्षेत्र में जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी वहाँ के वायुमंडल में, और आर्द्रता अधिक होगी। और कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ वनस्पतियाँ नहीं हैं तो उस क्षेत्र में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कहीं जंगल है तो आप देखोगे उस क्षेत्र में, उसके वायुमंडल में जल वाष्प अधिक होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा पौधों के द्वारा। लेकिन कोई मरुस्थलीय भाग है, शुष्क क्षेत्र है, वनस्पतियां नहीं हैं, तो वहां पर वाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण वहां के वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। ऊंचाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं कि 50% जल वाष्प 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 2000 मीटर की ऊंचाई तक कुल जल वाष्प का 50% जल वाष्प पाया जाता है। उसके बाद बचा हुआ 50% 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जल वाष्प की मात्रा घटती जाएगी, यानी ऊंचाई भी जल वाष्प की मात्रा पर प्रभाव डालता है। तीसरा है प्रचलित पवन, इस पर भी हमने डिस्कस किया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पवनें जा रही हैं, लगातार पवनें जा रही हैं, पवन 2 चीजें हो सकती, या तो ये पवन शुष्क हो या ये पवन आर्द्र हो। अगर पवन शुष्क होगी, किसी क्षेत्र में पहुंचेगी तो उस क्षेत्र की शुष्कता को बढ़ा देगी। अगर पवन आर्द्र है और जिस क्षेत्र में पहुंचेगी उस क्षेत्र की आर्द्रता को बढ़ा देगी। तो प्रचलित पवन भी किसी क्षेत्र की आर्द्रता को प्रभावित करती हैं। अब बात आती है आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता में हमने क्या देखा कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। ठीक, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। लेकिन
अब बात आती है आर्द्रता सामर्थ्य। अब ध्यान रखिएगा, निश्चित ताप तथा निश्चित आयतन पर किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, निश्चित ताप तथा निश्चित आयतन पर किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता ही आर्द्रता सामर्थ्य होती है। जैसे मुझे पेट की क्षमता है 10 रोटी खाने की, तो मेरे पेट का रोटी सामर्थ्य क्या हो जाएगा? 10 रोटी। उसी तरह से जल वाष्प रखने की क्षमता कितनी है, इसको जरा आप समझिए। मैंने कहा निश्चित ताप और निश्चित आयतन, तो मैं बात करता हूं पहले निश्चित आयतन की। तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्षेत्र है। हम आयतन की बात करेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की ही बात करेंगे। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्षेत्र आयतन, और इस क्षेत्र का जो तापमान है वो मैंने कह दिया 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले क्षेत्र में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता ही क्या होती है? आर्द्रता सामर्थ्य होती है। कितनी आर्द्रता ये 10 डिग्री सेल्सियस पर वो वायु ग्रहण कर लेगी। यानी इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो गया? तापमान। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अगर हम तापमान बढ़ा दें, अगर इसी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से हम 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे इस भाग का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया था वो हो जाएगा, अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कर दें यानी तापमान बढ़ा दें तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी इसका आयतन बढ़ जाएगा। अभी ये इतना छोटा है, अब वो कितना बड़ा हो जाए? बहुत बड़ा हो जाए, है ना, बहुत बड़ा हो जाए। अब ये इतना बड़ा हो गया, ठीक। अब जितनी आर्द्रता इसमें आ सकती थी उससे अधिक आर्द्रता इस भाग में आ जाएगी। इसलिए कहा गया है कि निश्चित तापमान और निश्चित आयतन पर किसी वायु द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को ही आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। तो 2 बातें आपने सीखी। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता मतलब उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता है। लेकिन आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? निश्चित ताप तथा निश्चित आयतन पर वायु द्वारा कितना जलवाष्प रखा जा सकता है, अपने पास ग्रहण कर सकता है, अधिकतम कितना कर सकता है, उसे हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता जैसे शब्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और यहां बता दे चलूं, तापमान अधिक होने पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने की वजह से आर्द्रता सामर्थ्य अधिक हो जाएगी। लेकिन अगर तापमान हमने कम कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अगर हमने तापमान कम कर दिया, 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आर्द्रता सामर्थ्य घट जाएगी, ठीक। आर्द्रता सामर्थ्य घट जाएगी। यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला भाग जल रख सकता था, मान लीजिए 100 ग्राम जल रख सकता था। अब हमने तापमान बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 20 डिग्री सेल्सियस करने पर इसका आयतन बढ़ गया। अब ये 100 ग्राम की जगह ये 200 ग्राम जलवाष्प रख सकता है। लेकिन अगर हमने तापमान कम कर दिया, तो तापमान कम करने पर इसका आयतन भी कम हो गया, और आयतन के तापमान कितना कर दिया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो आयतन कम करने की वजह से इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो पहले अब 100 थी तो 50 ग्राम मान लीजिए। आप देख रहे हो, तो तापमान बढ़ाने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ती है, तापमान घटाने पर वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाती है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, और इसी तरह से आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को। साथ ही क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और किस प्रकार के और टॉपिक्स चाहिए आपको उसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से आगे बढ़ते क्रम में हम उन सुझावों को अपने वीडियो में शामिल करेंगे। जय हिंद।